हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सफोर में। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और आज ये बिल्कुल ब्रीफ में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके क्या भूमिका है, उसके बाद इसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे और नगर योजना कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये क्या है, सभी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अगर आपका मेन्स होता है तो आप उसमें ये इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। और कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी सुझाव होते हैं या फिर जो भी डाउट्स होते हैं मैं उसको सॉल्व करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। तो चलिए बिना किसी लेट लतीफ़ के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन भूमिका की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए क्या है ना, जब सिकंदर भारत में आक्रमण किया तो उससे पहले क्या लगता था विद्वानों को कि इससे पहले भारत में कोई भी प्रकार की सभ्यता वगैरह नहीं होगी, है ना। इससे पहले यहाँ पे किसी भी प्रकार का मानव को जो विकास था वो नहीं हुआ रहा होगा। जैसे ही भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया तो उसके बाद ही 326 ईसा पूर्व के बाद ही भारत में कोई सभ्यता विकास हुई होगी, ऐसा विद्वानों को लगता था। तो उसी के बारे में इसके ऊपर एक शॉर्ट एक यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक जो जानकारी है वो तैयार किया है, वो देख लेते हैं, है ना। वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी, अर्थात लोग इसके बारे में, इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। विद्वानों की धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व के पूर्व भारत में कोई सभ्यता थी ही नहीं, है ना। लेकिन भारत में दो पुरातत्व शास्त्री हुए। देखिए अब ये दो पुरातत्व जो शास्त्री हुए ना, आपको इनका नाम याद रखना है। एक तो दयाराम साहनी और दूसरा है राखालदास बनर्जी। इन्होंने क्या किया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो प्राचीन स्थल है ना, वहाँ पर जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई उनसे इन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत में सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भी, है ना, एक सभ्यता थी जो अपने समकालीन सभ्यता, है ना, सभ्यता से मतलब सभ्यता जितने भी सभ्यता थे उस टाइम पीरियड में उनसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थी, वेल सेटल्ड थी और काफ़ी अच्छा नगर योजना के साथ ये विकसित हुई थी, है ना। ऐसा इनका मानना था और इन्होंने इस चीज़ को सिद्ध भी किया। केवल माना ही नहीं, इन्होंने केवल इस जो भी चीज़ ये अवधारणा जो मानते थे उन्होंने इनका पुख्ता सबूत दिया, पुख्ता प्रमाण दिया, है ना। तो यहाँ तक आइए, वो उम्मीद करता हूँ मेरे को जितने भी माइक्रो नॉलेज है मैं वो आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इस कंटेंट को देखिए, PDF जब आपको मिलेगा उसको भी देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। और मैं भी अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है एक बेहतर अफोर्ड के साथ आप लोग को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि इसका जो नाम है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, आखिर हम इसको कहते क्यों हैं। अब इसके बारे में एक छोटा सा और ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक सभ्यता के प्रमाण मिले, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। अब देखिए, चूंकि खुदाई हुआ, प्राप्त हुआ, वहाँ से कुछ प्रमाण मिले कि जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से कुछ प्रमाण मिले, है ना, तभी इसका नाम हमने क्या रखा, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन एक्चुअल में हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता बुलाते क्यों हैं, इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पे देख लीजिए। इसके पीछे का कारण यह है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के आसपास आते थे। मतलब जितने भी हमें जो प्रमाण मिले, जो साक्ष्य सबूत मिले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, ये जब शुरू में हमें मिले, जहाँ पे शुरू में क्या है, हमने कहाँ पे खुदाई की, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही हमने खुदाई की। तो खुदाई से हमें जितने भी प्रमाण मिले वो हमें कहाँ पर मिले, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही मिले। इसलिए हमने इसका नाम पहले क्या रखा, इसलिए हमने इसका नाम रखा सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन क्या होता है, पर बाद में जैसे जैसे खुदाई और आगे बढ़ती जाती है ना, वहाँ पे खनन का कार्य और आगे बढ़ते जाता है, तो क्या होता है उसके आसपास में और जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी इसके अवशेष मिलने चालू हो जाते हैं। उसके अवशेष जो मिलते हैं फिर मिलते जाते हैं कंटिन्यू, तो वो क्या है, धीरे धीरे उस क्षेत्र का क्या होता जाता है, विस्तार होते जाता है ना। तो विस्तार होते जाता है तो ऐसे ही करके खनन कार्य कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, रोपड़ हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, बनावली और रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से काफ़ी बाहर थे। भाई सिंधु घाटी जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर जो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ थी, ये जो क्षेत्र जो मैंने अभी आपको बताया, रोपड़ हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर, ये जो क्षेत्र थे ये क्या थे, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों को जो क्षेत्र थे उनसे काफ़ी दूर थे, उन दूर दूर तक इनके कोई नाता नहीं था इन क्षेत्रों से। लेकिन फिर भी इतिहासकारों को जो ये जो क्षेत्र है वहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनके क्या है अवशेष मिले, तो फिर
फिर इन्होंने क्या किया है ना, अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा है ना, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता के नाम देना उचित मानते थे। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये जो प्रमुखता जो चीज़ें मिलनी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, हड़प्पा से। और ये जो क्षेत्र है तो जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या किया, हड़प्पा को केंद्र माना और उसके बाद है ना, इन्होंने जो इतिहासकार थे उन्होंने इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम देना बहुत ही उचित माना और सही समझा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाले कंटेंट में भी आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो कमेंट सेक्शन रहता है, कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो देखिए यहाँ पे एक इमेज को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि उत्तर में कौन था, दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था उसके बारे में। तो देख लेते हैं उत्तरी सीमा का अगर हम बात करें, सबसे पहले इसको 4 सीमा हम लोग डिवाइड कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले उत्तर हो जाएगा, फिर दक्षिण हो जाएगा, फिर आपका इधर पूरब हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे उत्तरी सीमा का अगर हम बात करें तो उत्तरी सीमा मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है ना। उत्तरी सीमा जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उत्तर में अगर विस्तार की बात करें तो ये कहाँ तक था, जम्मू कश्मीर के मांडा तक। उसके बाद दक्षिण में इसका विस्तार कहाँ से था, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, दक्षिणी सीमा। उसके बाद उत्तरी जो इसके बाद जो पूर्वी सीमा है वो आपको उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमा में आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में है ना, आलमगीरपुर में। उसके बाद जो इसका पश्चिमी वाला भाग है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सुल्तानगंज और बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगा। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें है ना, इसका जो उत्तरी सीमा की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका जो सीमा था वो था आपका 1100, और यहाँ तक जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसका जो हिस्सा था या फिर इसका जो क्षेत्र था, भौगोलिक विस्तार था, वो आपको 1600 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से आगे इसके बारे में और डेप्थ में चर्चा करेंगे, काफ़ी डिटेल में बताऊंगा आपको कहाँ से कहाँ तक कैसा था। आगे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग सिंधु घाटी की भौगोलिक विस्तार पे और आगे विश्लेषण करें तो हमको क्या जानकारी मिलती है कि देखिए जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, स्टार मार्क बना दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब MCQ सॉल्व करने बैठेंगे तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर भी प्रश्न बनने वाले हैं ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव, जिसकी उत्पत्ति किसमें हुई, आपको ताम्रकाल जो ताम्रपाषाण काल है ना, ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र से हुआ और इसका विस्तार जो है भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। अगला देख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा, जैसे मैंने आपको बताया, उत्तर में मांडा जम्मू और कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सुल्तानगंज डोर से लेकर पूर्व में आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश तक फैला था, है ना। और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, इधर पूर्व हो गया और पश्चिम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर से दक्षिण तक लगभग ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 1100 किलोमीटर तक, तथा पूर्व में है ना, पूर्व से पश्चिम तक लगभग है ना जो 1600 किलोमीटर का जो एरिया था वहाँ तक इसका जो फैलाव था, विस्तार था। अभी तक उत्खनन तक है ना, अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल जो है इससे संबंधित क्षेत्र जो है ज्ञात हो चुके हैं। अगला देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। अब देखिए इसको याद रखना, यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी जो आकृति थी या फिर जो उसका जो स्वरूप था, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किसमें थी, त्रिभुजाकार जो स्वरूप था उसमें फैला हुआ था, जिसका जो लगभग जो क्षेत्रफल था, जो टोटल एरियाज था, है ना, जो टोटल एरिया का अगर बात करें तो कितने में फैला हुआ था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना वो फैला हुआ था। आगे देख लेते हैं ना, यहाँ पे अगर कि सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया, जिसका सबसे पहले वर्णन उनके द्वारा है ना 1842 में जो पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई थी उसमें मिलता है। उसके बाद 1921 में भारतीय पुरातत्ववेत्ता सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन करके इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला जो टॉपिक है उसमें आपको याद क्या रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सर्वप्रथम अगर किस भारतीय ने पता लगाया तो वो आता है आपका है ना दयाराम साहनी जी ने, है ना 1921 में, है ना 1921 में यहाँ पे सबसे सर्वप्रथम किसने लगाया, दयाराम साहनी जी ने। उसके बाद 1922 का टाइम पीरियड आएगा तो 1922 में जो राखाल दास बनर्जी हैं उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज कर लेते हैं, है ना 1922 में। तो अगर आपसे पूछे कि 1921 में किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, है ना, तो वो किसने किया था, वो किया था दयाराम साहनी जी ने। तो इनका नाम आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये आपके MCQ क्वेश्चन में काम आने वाला है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका और क्या क्या उनके बारे में
जानकारी मिलती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हड़प्पा स्थल जो है ना, सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण है ना इस सभ्यता का नाम जो हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता रखा गया। देखिए जब खुदाई चालू की गई थी जो सिंधु नदी है और उसके सहायक जो नदियाँ हैं उनके आसपास वाले जो सिंध प्रांत में जब खुदाई चालू की गई तो सबसे पहले क्या मिला, हमें हड़प्पा मिला। उसके बाद ही मोहनजोदड़ो, उसके बाद जो अन्य स्थल हैं जैसे चंद्रहुदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो मिलते गए। लेकिन सबसे पहले क्या रखा गया, सबसे पहले हमें खुदाई में क्या मिला, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो शहर है या फिर हड़प्पा जो स्थल है वो हमें सबसे पहले खोज के दौरान मिला, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स नहीं होगा। बाकी यहाँ पे राखालदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल की खोज है 1922 में की गई। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1922 में है ना, 1922 में राखालदास बनर्जी जी ने किस स्थल की खोज की, तो उन्होंने किसकी खोज की है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की इन्होंने, है ना। लेकिन स्पेशली यहाँ पे इन्होंने किसकी और खोज की थी, जो मोहनजोदाड़ो जो है जगह है ना उसकी इन्होंने खोज करी। आगे देख लेते हैं कि है ना, आगे देख लेते हैं यहाँ पे आगे यहाँ पे देखते हुए बढ़ते हैं कि रेडियो कार्बन, आपको पता होगा कि C14 या फिर रेडियो कार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका उपयोग जो है जो जीवाश्म होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा प्राचीन स्थल होते हैं उनका वहाँ पे उनकी आयु वगैरह जानने के लिए या फिर उनका वो कौन से काल से संबंधित हैं उनसे जानने के लिए C40 का यूज़ किया जाता है ना। तो देखिए रेडियो कार्बन 40 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। यह सभ्यता लगभग 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही और 2200 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग कितने साल पुरानी है, 8000 साल पुरानी है। जितने भी अभी जो नए रिसर्च हुए, नए रिसर्चेस के अनुसार यह प्रमाणित हो चुका है कि ये जो सभ्यता आज से लगभग 8000 साल पुरानी है। उसके बाद देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। यह कंकाल सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में हमें कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई है। तो मानव कंकाल सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में मानव कंकाल जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं और इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। अब देखिए ये जो 4 प्रजातियां जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इन 4 प्रजातियों को ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता में जो 4 प्रजातियाँ निवास करती थी उनमें सबसे पहला था भूमध्य सागरीय, उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, उसके बाद अल्पाइन हो गया और मंगोलाइड हो गया। तो ये जो 4 प्रजातियां थी ये क्या है, उस टाइम पे जब भारत में जो भारतीय हिस्सा है या फिर एशिया है जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, तो इनमें जो है ये जो 4 प्रजातियां यही निवास करती थी और सबसे ज़्यादा मेनली जो निवास करने वाली जो प्रजाति थी वो थी भूमध्य सागरीय प्रजाति, जो है मेनली यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता पर निवास किया करती थी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स वगैरह नहीं होगा। अगला देख लेते हैं कि अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से नगर योजना थी, वहाँ की जो बसाहट थी या फिर वहाँ के जो घर या फिर मकान, जो स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग वगैरह था उनका स्वरूप कैसा था, वहाँ पे नगर योजना कैसी थी, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जिस प्रकार से आज की गलियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा वेल सेटल है, जबकि उस टाइम पीरियड में क्या था, इतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना जो नगर है जहाँ पे लोग रहते थे उसको इतना ज़्यादा मतलब आज के टाइम पीरियड में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलती है। या फिर जब आप कई वीडियोस या फिर कई रिसर्चेज में देखेंगे तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी है ना, वो आज के ज़माने से कई बार तो मात दे देती हैं कि ऐसा भी मतलब जब आदमी के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। तो काफ़ी वेल सेटल और काफ़ी अच्छी बुद्धिमत्ता को परिचय देते हुए उन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसको काफ़ी अच्छे तरीके से बसाया था। तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है जो हमारी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक जो अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जो पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली। देखिए इन्होंने जब सिंधु घाटी सभ्यता को जब बसाया तो इन्होंने क्या किया, इसको पर्यावरण के अनुकूल बनाया और इन्होंने जो जल निकासी और इन्होंने जब नगर बसाया तो उसमें इस प्रकार से व्यवस्था की कि जो जल निकास की प्रणाली है उसको काफ़ी अच्छा बिल्ड किया
गया ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अगर बारिश होती भी है तो पानी के निष्कासन के लिए इन्होंने ऐसी प्रणाली विकसित की ताकि पानी आराम से गली है उनसे बाहर निकल जाए, ताकि वो जहाँ पे रहते हैं जिनका जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे उसका जमावड़ा ना हो सके। अब यहाँ पे देख लेते हैं अब इनकी सड़कें कैसी थी। तो सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और लगभग सभी नगर दो भागों में विभक्त था। देखिए जब ये सड़कें बनाए तो यहाँ पे अगर ये सड़कें हैं तो ये जो दोनों सड़कें ये एक दूसरे को क्या है समकोण पर काटती थी और जितने भी नगर थे है ना वो दो भागों में विभक्त थे। पहला नगर था है ना, प्रथम नगर में ऊंचे दुर्ग यानी कि किले निर्मित थे, इनमें शासन वर्ग निवास करता था। और जो दूसरा वर्ग था जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जनता और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो भी रहते थे, वो अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ा था। जिसमें क्या था, जिसमें आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी और शिल्पकार हो गया, कारीगर और श्रमिक लोग निवास करते थे। उसके बाद क्या है, सड़कों के किनारे जो नालियाँ रहती थी वो ऊपर से ढकी रहती थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली से गिरता था। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में कहा था, यहाँ पे जो इन्होंने जो नगर बसाया था, नगर नियोजन जो प्रणाली बनाई थी है ना, जो नगर नियोजन जो इन्होंने शहर बसाया था उसमें क्या था, जल निकास की काफ़ी अच्छी प्रणाली थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने जो रास्ता होता है उसके किनारों पर इन्होंने क्या बना रखा था, नालियाँ बना रखी थी, जिसमें से क्या होता था और जो ऊपर से ढकी रहती थी और इन्हीं जो नालियाँ होती थी उनसे क्या है तो घर से निकलने वाला जो गंदा पानी था वो एक मुख्य नाली में जाकर गिरती थी और इस तरह से गली साफ सुथरा हो जाता था और गली में क्या है पानियों का जमावड़ा भी नहीं हो पाता था। अब यहाँ पे देख लेते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की जो नगर योजना है वो लगभग एक समान थी और कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो देखिए कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर जितने भी पुरातत्व स्थल मिले हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है वहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। केवल कालीबंगा और रंगपुर ऐसे हिस्से रहे हैं जहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे कि आमतौर पर देखिए प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं है ना। उसके बाद देख लीजिए बड़े बड़े भवन हड़प्पा है ना, बड़े बड़े भवन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी। ये जो प्राचीर है ना, प्राचीर इसका मतलब ये होता है कि एक बाउंड्री है यहाँ पे है ना, इस प्रकार से इसको जो प्राचीर जो बाउंड्री होता है उसे के है ना, जो प्राचीर पत्थरों से क्या करते थे अपनी सुरक्षा के लिए ये लोग ऐसे बाउंड्री बना देते थे और उन पर किलेबंदी कर देते थे, जिसका उद्देश्य क्या होता था, नगर को चोरों से बचाना, लुटेरों से और पशुओं के दस्युओं से बचाना होता था है ना। ताकि आप लोग समझ सकते हैं जहाँ पे ये लोग रहते उसके चारों ओर क्या बोलते थे, ये लोग बाउंड्री बना देते थे अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि जो चोर उचक्के होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, ताकि इनको किसी प्रकार की इनकी है ना इनको क्षति ना पहुँचा सके और कोई भी दुर्घटना ग्रस्त ना कर सके। इसलिए ये अपनी जो सुरक्षा है, अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चिंतित रहते थे और काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का एक अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अब यहाँ पे और देख लेते हैं, घरों के दरवाजे एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। तो लोथल में क्या होता था कि जो घरों की जो खिड़कियाँ होती थी वो क्या है, वो जो मुख्य सड़क है वहाँ पर खुलती थी है ना, जो मुख्य सड़क है वहाँ पर खुलती थी और जबकि जो है ना, जबकि क्या है बाकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर जो घरों की खिड़कियाँ है वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर जो गली है वहाँ पर खुला करती थी है ना। इसके दरवाजे एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी है ना। जैसे मैंने आपको बताया, यद्यपि मकान में कई प्रकार के ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें जो उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात यहाँ पर दिए गए 4:2:1 और के ईंटे का प्रयोग ज़्यादा प्रचलित था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स नहीं होगा और सारे कंटेंट आपको ज़रूर से ज़रूर समझ आएंगे। बाकी किसी चीज़ को लेके अगर आपके मन में कोई डाउट्स वगैरह होगा तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोग को कम टाइम पे अच्छी चीज़ें, आपको जितनी भी मुझे नॉलेज है, जितनी भी माइक्रो नॉलेज आती है मुझे मेरे पास है, मैं वो आपको देने का प्रयास किया है ना। तो इस प्रकार से आज का जो वीडियो है आज यहीं पे एंड करते हैं। इससे रिलेटेड और आपको 3 से 4 क्लासेस मिलेंगे जिसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी किसी चीज़ से लेके अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डाउट वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल में पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।